बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स बुक के यूनिट 1 विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे एमसीक्यू, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इन एमसीक्यू, शॉर्ट और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Dear students, here we have MCQ number 1, which is which one of the following unit is not a derived unit। यानी इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो derived unit नहीं है। तो इसके लिए स्टार्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि वो ट्रिक ये थी कि आपने 7 बेस क्वांटिटीज को याद करना है और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी यूनिट्स याद कर लें। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी क्वांटिटी या यूनिट का पूछेगा तो आपने कह देना है कि वो ड्राइव्ड ही है। अब जैसे पास्कल है, तो पास्कल देखें इन 7 में जो आपने याद की हैं इसमें कहीं भी नहीं है तो ये ड्राइव्ड है। न्यूटन को देखें, इसमें कहीं भी नहीं है तो ये ड्राइव्ड है। वॉट को देखें, इसमें कहीं भी नहीं है तो ये ड्राइव्ड है। अब किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम ये जो आपने याद किए होंगे उनमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किलोग्राम जो है वो मैस जो बेस क्वांटिटी है उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट है, तो ये बेस यूनिट ही है। तो यहाँ ये देखें कि ये जो है वो ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, बाकी सारी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की को मेजर करते हैं किस फिजिकल क्वांटिटी में हम मेजर करते हैं, तो यानी किस फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है उसमें हम इसको मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो उसका आंसर है कि हम ग्राम में नहीं मेजर करते, किलोग्राम मैस की यूनिट है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो मोल जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करेंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00650 इज। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 6 है, 5 और 0। ये जस्ट 3 ऐसे डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट है। ये जो स्टार्टिंग जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन बी बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट हैं। इसमें ये ट्रैपिंग जीरोस हैं तो ट्रैपिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें अगर आप देखें तो एंडिंग जीरोस हैं और आफ्टर डिजिट आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 6 है। इसमें अगेन देखें ये स्टार्टिंग जीरोस हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। 1 2 4 और 8 जस्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू। इनमें से कौन सा ऐसा प्रीफिक्स है जो लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेगा आपको पता है 10 टू पावर 6 को कहते हैं, पिको 10 टू पावर -12 को कहते हैं, और पीटा 10 टू पावर 15 को कहते हैं, किलो 10 टू पावर 3 को कहते हैं। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा प्रीफिक्स कौन सा है, तो पीटा है जो कि 10 टू पावर 15 है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6, माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर। अच्छा, माइक्रोमीटर बेसिकली स्क्रू गेज का ही दूसरा नेम है। यानी ये जो आपको फिगर नजर आ रही है इसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं और स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। तो डेफिनेटली करंट नहीं मेजर करते, फोर्स भी मेजर नहीं करते, मैस भी मेजर नहीं करते, हम इससे लेंथ मेजर करते हैं, यानी डिस्टेंस मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का डाया मेजर करते हैं, तो वो लेंथ ही होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। Next we have MCQ number 7, which is the instrument best measures the internal diameter of a pipe is। अब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं किसी भी पाइप का। तो याद रहे कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ना सिर्फ हम एक्सटर्नल डायमीटर, यानी एक्सटर्नल डायमीटर अगर हम मेजर करना हो तो ये इन लोअर जास की मदद से हम एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं, और इंटरनल डायमीटर जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, इस फ्लास्क का इंटरनल साइज किसका है, इसको हम अपर जास से, वर्नियर कैलिपर के अपर जास से मेजर कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल, इंटरनल, और इसके साथ साथ ये डेप्थ को भी मेजर करता है। जैसे इस फ्लास्क की इंटरनल डेप्थ कितनी है, तो इसके इधर साथ एक टेल होती है, उसको हम जब जो ही इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और उसकी मदद से हम
डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। तो याद रहे कि एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर। लेकिन जब स्क्रू गेज की बात अगर हम करें, या माइक्रोमीटर भी हम इसके कहते हैं, इसकी मदद से जस्ट हम एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm if the main scale reading of the screw gauge is 0 and third line of its circular scale coincide with the datum line, then the measurement on the screw gauge is। अब देखें, यहां हमें लीस्ट काउंट का पता है जो कि 0.01 mm है, और ये बताया जा रहा है कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो 0 है। तो जस्ट आप क्या करें, जोन सी लाइन कॉन्साइड कर रही है, यानी 3 लाइन कर रही है, थर्ड लाइन कर रही है, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट से आंसर आ जाएगा। 3 को जब आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.03 आएगा। लेकिन यहां मैं एक और चीज ऐड करवाता चलूं कि अगर यहां मेन स्केल की रीडिंग 0 ना होती, कोई भी होती, लेट्स सपोज 2 होती, 3 होती, तो जब आपने ये जो वर्नियर सॉरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, इसको जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लिया है, इसको फिर आपने मेन स्केल रीडिंग के अंदर ऐड भी करना था। लेकिन यहाँ मेन स्केल रीडिंग 0 है, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। Next, we have MCQ number 9, which is 9.483 multiplied times to power 3 meter is the standard form of। अब ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? यानी अगर हम इसको लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या इसका आंसर ये आता है, इसको लिखें तो क्या ये आता है, इसको लिखें तो क्या ये आता है, या फिर इसको लिखें तो ये आता है। तो देखें, यहाँ डेसिमल पॉइंट 4 के बाद है, तो इसको अगर आप मूव करवाएं पहले डिजिट के बाद, तो आप जस्ट एक डिजिट मूव करवाएंगे तो 10 टू पावर 1 आएगा। यहाँ ऑलरेडी अपनी जगह पर है, यानी पहले डिजिट के बाद है, तो यहाँ हमने मूव ही नहीं करवाना। यहाँ मूव करवाएं तो 10 टू पावर 2 आता है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम 3 के बाद कंसीडर करेंगे। तो इसको आप मूव करवाएं तो 10 टू पावर 3 आएगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट। अगेन अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो बेस यूनिट है। तो मैंने आपको कहा था कि आप याद कर लें 7 बेस यूनिट को, और उनके अलावा अगर कोई भी यूनिट होगी तो वो ड्राइव्ड होगी। अब जैसे ये देखें, ये पास्कल यहाँ बेस में नहीं है तो ड्राइव्ड है, कूलम यहाँ बेस में नहीं है तो ड्राइव्ड है, मीटर पर सेकंड यहाँ बेस में नहीं है तो ड्राइव्ड होगा। तो अब यहाँ देखें कि अच्छा, ये देखिए मीटर भी है, सेकंड भी है, लेकिन इकट्ठा नहीं है, ये यहाँ इकट्ठा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वैसे स्पीड या फिर वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो देखिए, मोल, मोल अब किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो ये बेस है, तो इनमें से जो बेस है वो है मोल, तो जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 11, द नंबर हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है? अभी देखें, इसमें ऑप्शन ए में ये 1.1, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसमें भी 2 हैं, 6 और 0। इसमें आप देखें तो 7 और 1 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसमें जस्ट 6 जो है ये एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। जो साथ में आता है 10 टू पावर, यानी ये जो मल्टीपल आता है, इसको आपने इग्नोर कर देना है और डिजिट को काउंट करना है, तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इस तरह राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है, रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज। अब मिलीमीटर और माइक्रोमीटर के दरमियान क्या रेशियो है, तो हम इसको फाइंड करके फिर तभी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इनमें रेशियो बनती है। तो अगर हम इसको करें, सॉल्व करें, तो सॉल्व करना मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक हमारे पास है मिलीमीटर, mm लिख देते हैं, और एक हमारे पास है, आगे रेशियो डालते हैं क्योंकि इन दोनों की हमने रेशियो लेनी है, और आगे क्या लिख देते हैं? माइक्रोमीटर लिख देते हैं। अब देखें कि मिली का क्या मतलब है। मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3। ठीक हो गया, मिली कहते हैं 10 टू पावर -3। साथ में मीटर लिखेंगे, आगे रेशियो डालेंगे, और आगे क्या है? माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब है 10 टू पावर -6 है, और साथ में क्या लिख देंगे? मीटर लिख देंगे। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये जो मीटर है और ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 10 टू पावर -3 लिखेंगे, इस तरह आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 10 टू पावर -6 को इधर नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वहां क्या बचेगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों से, तो वहां डेफिनेटली 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा, अब ये 10 टू पावर -6 है, तो -6 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 के साथ ऐड हो जाएगा, -3 + 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो जब ये +6 हो जाएगा और यहाँ रेशियो 1, अब 10 -3 + 6 कितना होता है? 10 टू पावर 3 आ जाएगा, और 10 टू पावर 3 किसके इक्विवेलेंट होती है? तो 10 टू पावर 3 जो होती है ये इक्विवेलेंट होती है 1000 के। ठीक हो गया, तो यहाँ 1000 रेशियो 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? अब आंसर क्या है हमारे पास? 1000 आया। अब देखें ऑप्शन में किस तरह वो कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन में यहाँ 1000 मीटर भी है और 1000 भी है,
तो बच्चे इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो साथ मीटर लिख देते हैं। याद रहे क्योंकि रेशियो में ये मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, 1000 बनेगा, तो जो कि ऑप्शन सी है। जब रेशियो ली जाती है तो फिर यूनिट नहीं होती, यूनिट्स कट जाती हैं, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। Next we have last MCQ which is 0.2 millimeter in unit of meter is, यानी 0.2 मिलीमीटर को आप मीटर में कैसे लिखेंगे। तो देखें इसको अगर मैं लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। क्या देखें तो 0.2 mm है, ठीक हो गया। आई एम रियली सॉरी कि मैं सही नहीं लिख रहा, मैं माउस से लिख रहा हूं तो इस वजह से ये इसमें है। अब देखें 0.2 मिली का मतलब है 10⁻³ तो इसका मल्टीपल ऐड कर दिया, प्रीफिक्स को खत्म कर दिया क्योंकि भी हमने इसको सॉल्व करना है, 7 मीटर लिखा रहे। अब 10⁻³ आप इसको कैसे लिख सकते हैं। एक तो ये है कि आप ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहां से यहां ले जाएं, तो यहां से यहां जब आप लेकर जाएंगे ना तो 2 × 10⁻⁻1, जब ये राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट मूव करे ना तो पावर के साथ माइनस आता है, और 10⁻³ वैसे का वैसा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए हैं। मैं दोबारा बता देता हूं मैंने क्या किया। लेट मी ओपन पॉइंटर। देखें ये जो डेसिमल पॉइंट था यहां से मैंने मूव करवाया यहां, तो 1 डिजिट जब राइट साइड मूव करवाया तो 10⁻⁻1 आ गया। अब ये -1 और -3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। तो आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं 2 × 10⁻, यानी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -4 आ जाएगा, ठीक हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये ऑप्शन है, लेकिन हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये डेसिमल पॉइंट इसका नहीं है तो यहाँ है, इसको मूव करवाएं, यानी इसको खत्म करें, 10⁻1 2 3 और ये 4, तो यहाँ अगर हम 0 ऐड करते हैं 0 0 0, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 0.0002 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। इस वजह से हम इसका जो राइट आंसर यूज करेंगे वो ए एंड बी यूज करेंगे, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, विच इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को, और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है कि हाउ डज फिजिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, यानी डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। तो फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं डिफरेंट लॉज, और ये जो लॉज होते हैं ये नेचर के बारे में होते हैं कि नेचर कैसा बिहेवियर शो करती है। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है, और वो हमें ये बताता है, ग्रेविटी के बारे में बताता है कि नेचर के अंदर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो डिफरेंट लॉज हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि उन लॉज की स्टडी करके हमें क्या फायदा होगा। तो उन लॉज की जब हम स्टडी करेंगे तो इससे फिर ये बेसिकली फाउंडेशन बनाते हैं ये लॉज डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, आपके मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स हैं, और इस तरह डिफरेंट जो चीजें हैं वो इसी को स्टडी करके ही बनाए गए। तो यहाँ देखें कि इसका आंसर आप लोगों ने कैसे लिखना है कि फिजिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। पहली चीज कि ये लॉज ऑफ नेचर के बारे में बताती है, एंड एक्सप्लेन हाउ मैटर्स एंड एनर्जी बिहेव, और दूसरी चीज के मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, मेडिकल equipment and transportation. Therefore, physics play a vital role in improving our daily life and scientific process. Next we have question number 2, वो ये है कि estimate your age in minute and second. अपनी एज को मिनट और सेकंड के अंदर कैलकुलेट कीजिए। तो अगर हम मिनट के अंदर एज को कैलकुलेट करें तो, लेकिन साथ साथ सबसे पहले हमें ये पता हो कि एज कितनी है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 14 ईयर्स हमारी एज है। तो अब एक पर्सन है जिसकी 14 ईयर्स एज है, तो एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365। तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 365, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डेज में। अब डेज को आपने आवर में लेकर जाना है, तो 1 डे के अंदर 24 आवर्स हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक आवर के अंदर 60 मिनट होता है, तो देन फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। लेकिन अगर आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, देन फिर आपको 1 टाइम मोर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे, अगर लेट्स सपोज आपकी एज 15 है या 13 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लीजिए। जस्ट यहाँ 14 की बजाय 13 या 15 लिखिए, या जितनी भी आपकी एज है 14.5 है तो वो यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ जो है वो इसको आगे कर लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे और आगे जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे।
Here we have question number 3, which is what base quantities are involved in these derived physical quantities. वो कौन सी derived physical quantities हैं? फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज. इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, ये हमने बताना है. मेरे ख्याल में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अगले चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी. यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तक आपने फोर्स को सही से नहीं समझा, इसका कॉन्सेप्ट नहीं लिया कि फोर्स किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, या फिर चार्ज किसे कहते हैं. जब आप इन क्वांटिटीज को पढ़ लेंगे देन फिर आपको ये करना कोई मसला नहीं रहेगा. लेकिन फिर भी हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देखिए फोर्स क्या है. तो फोर्स बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट है मैस और एक्सेलरेशन का. तो मैस बेस क्वांटिटी एक हमारे पास निकल आई. अब दूसरा एक्सेलरेशन को अगर हम फर्दर ओपन करें तो एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. यानी यहां मैं लिख दूं, अगर एक्सेलरेशन इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है. अच्छा, अगर हम ये चीजें बस आप देखते चले जाएं, अभी फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैसे चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है पूरे जो कि चैप्टर 2 के अंदर क्लियर किए जाते हैं. अब ये जो वेलोसिटी है, इसको हम फर्दर अगर ओपन करें तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है. ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है. तो इस तरह हम नीचे भी एक टाइम है, तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं. यहां देखें कि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एज इट इज, ये टाइम नीचे आ गया तो टाइम का स्क्वायर हो गया. तो यहां हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह दें, इट्स ओके. ठीक है, तो यहां जस्ट हमने डिस्टेंस, लेंथ और ये मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो सेम चीजें हैं. लेंथ भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, लेकिन जस्ट स्केलर और वेक्टर का फर्क है. मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि लेंथ आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो इनका जो सिंबल आप यूज कर सकते हैं वो भी सेम यूज कर सकते हैं, और इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी आप यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट चीज है. लेकिन यहाँ आप इसको लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं ओवर टाइम स्क्वायर. अब देखें कि कौन कौन सी आई, एक मैथ थी, एक लेंथ थी और एक टाइम था. तो ये हमने आगे लिख दिया. अब इसी तरह से प्रेशर को देखें तो प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. अब फोर्स के बारे में आप ऊपर पढ़ कर आए हैं कि फोर्स के अंदर कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मैस, लेंथ और टाइम. अब एरिया के अंदर क्या होता है? एरिया बेसिकली लेंथ इंटू लेंथ होता है, या लेंथ इंटू विड्थ होता है. लेंथ का स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, तो लेंथ ही इसके अंदर आएगी ना. तो इस तरह मैस, लेंथ और टाइम इसके अंदर भी इन्वॉल्व है. पावर की अगर हम बात करें तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है. यहां हम कर लेते हैं, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं. पावर को क्या बोल रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये वहां लिखा है. और वर्क को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है. अब देखें फोर्स आ गया अगेन, तो फोर्स के अंदर कौन कौन सी है, ये आप स्टार्ट से पढ़कर आए हैं कि फोर्स के अंदर लेंथ और टाइम है. तो यहां भी लेंथ और टाइम आ गया. अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगेन हमारे पास क्या चीज आ रही है? डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास आ रहा है लेंथ आ रही है, और टाइम के नीचे टाइम आ रहा है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फोर्स के अंदर मैस भी है एक, तो मैस, लेंथ और टाइम, क्योंकि F इज इक्वल टू एम में हम स्टार्ट से देख कर आए हैं. तो जो फोर्स की हैं वो सारी आपने यहाँ लिखनी है, तो फोर्स की वो सारी लिख दी, साथ डिस्टेंस और टाइम है वो भी हमने लिख दिया. इसी तरह से चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है करंट इनटू टाइम का. तो करंट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है, और टाइम अगेन जो है वो बेस क्वांटिटी है. तो ये इन सबको हमने बेस क्वांटिटीज के लिहाज से एक्सप्लेन कर लिया कि इनके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है. तो मेजर आपने देखा कि मैस, लेंथ और टाइम थी, एक में जस्ट इलेक्ट्रिक करंट और टाइम था. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. Next we have question number 4, which is show that the prefix micro is 1000 times smaller than the prefix milli. एक आपके पास प्रीफिक्स है माइक्रो, माइक्रो कहते हैं 10⁻⁻⁶ को, और एक प्रीफिक्स है 10⁻⁻3. तो इन ये जो माइक्रो है ये 1000 टाइम्स स्मॉलर है प्रीफिक्स मिली से, यानी 10⁻⁻3 से. तो इसको कैसे अभी हम करेंगे? तो यहां देखें SI prefix milli mean 10⁻⁻3 while micro mean 10⁻⁻6. अब यहाँ -3 और -6 की हमने रेशियो ले लेनी है, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे. तो नीचे ये जो 10⁻⁻6 है ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा +6, तो -3 + 3 तो कितना, -3 + 6 कितना हो जाएगा? 10⁻3 हो जाएगा, और 10⁻3 कितना हो जाएगा? 1000. तो therefore micro is 1000 times smaller than the milli.
नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब यहाँ हमने ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज को कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब किया जाता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से हम उन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। जबकि स्केलर वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से उन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जस्ट अगर आप डिस्प्लेसमेंट बता दें कि किसी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है 4 मीटर का, तो ये बात मीनिंगलेस होगी जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि वो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है। तो यहां आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ डायरेक्शन भी बताना है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर वेयर एज एनर्जी इज अ स्केलर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि है कि स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन द वर्नियर कैलिपर, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई। यानी स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों लेता है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन है कि इनका लीस्ट काउंट, जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट छोटा है, स्मॉलर है। वर्नियर का लीस्ट काउंट ग्रेटर है, लार्जर है, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हम उससे नहीं ले सकते। आल दो दोनों आप कह सकते हैं कि मेजरिंग डिवाइसेस हैं, दोनों की मदद से हम डायमेंशंस को मेजर करते हैं, डिफरेंट लेंथ्स को, लेकिन जो स्क्रू गेज होता है ये ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है। क्यों? इसका क्या रीजन है? तो देखिए मैंने बताया कि इसका रीजन लीस्ट काउंट है, लेकिन हम इस लीस्ट काउंट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। अब देखें कि यहाँ एक फिजिकल वेइंग बैलेंस मशीन है और यहाँ एक डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है। अब फिजिकल वेइंग बैलेंस मशीन के पास जो है वो 5 kg का बॉट है, यानी आप कह सकते हैं कि 5 kg के पत्थर हैं, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 5 kg है। यानी ये तो या तो 5 kg बताएगी किसी बॉडी का मैस, या 10 kg या 15 kg। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ चले जाएं डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन के ऊपर, तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 kg है, जिसकी वजह से ये अगर किसी बॉडी का मास जो है वो 12.1 हुआ तब भी बताएगी, 12.2 हुआ तब भी बताएगी, 12.3 हुआ तब भी बताएगी। अब इसका एग्जैक्ट 12 था तो इसने एग्जैक्ट 12 बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा एक्यूरेट इसने मेजरमेंट की डिजिटल ने। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम था। और इसने ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं की क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो ज्यादा है। तो लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी, लीस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। तो यहाँ हमने लिखना भी है कि जो स्क्रू गेज है वो उसका लीस्ट काउंट छोटा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रिसाइज या एक्यूरेट मेजरमेंट लेता है। और जब हम उसकी तरफ जाएं वर्नियर कैलिपर, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो ज्यादा है, तो वो कम एक्यूरेट जो है वो रीडिंग देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो देख सकते हैं आप फिगर के ऊपर, एक आपके पास है डिजिटल स्टॉप वॉच और एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अगर हम डिफरेंस लिखें तो जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वर्क्स विद द गियर एंड स्प्रिंग, ये गियर और स्प्रिंग के ऊपर का यूज करते हुए काम करती है, और ये वर्क विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड बैटरीज। हैज लार्जर लीस्ट काउंट, ये मेन बात है कि इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है और इसका लीस्ट काउंट कम है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ज्यादा एक्यूरेट कौन मेजर करके देगा, प्रिसाइज मेजरमेंट कौन देगा, ये वाली कि ये वाली। इसका लीस्ट काउंट कम है, ठीक है, डिजिटल का। फिर इसी तरह से लेस एक्यूरेट ये है, और ज्यादा चांसेस हैं कि रीडिंग के अंदर एरर आ जाए। और मोर एक्यूरेट एंड इजी टू रीड, ज्यादा एक्यूरेट है और इसको रीड करना भी इजी है क्योंकि डिजिट लिखे आते हैं, तो हमें पता चल जाता है ड्यू टू द डिजिटल डिस्प्ले। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ इज अ मेजरिंग सिलेंडर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप स्टोन। अब एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसकी मदद से आपने एक स्टोन है जो कि इरेगुलर शेप का है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए है कि आपने सबसे पहले इस सिलेंडर को पानी से फिल कर लेना है। अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा कम पानी, जितना भी मर्जी आप डाल सकते हैं। 40 ml डाल लें, 30 ml डाल लें, 50 डाल लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो।
तो अब थोड़ा कम पानी का लेवल जो है हमने इसके अंदर देना है और इसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि स्टोन अंदर डिप कर देंगे, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो वाटर लेवल राइज हो जाएगा। जब वाटर लेवल राइज होगा तो उसके बाद फाइनल वाटर लेवल को भी अपने पास नोट डाउन कर लेना है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ वॉल्यूम आ जाएगा, और ये जो वॉल्यूम है वो स्टोन का वॉल्यूम है। तो इस तरह आप स्टोन के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ वही सारा कुछ लिखा है, आप देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। अब आप इस मेजरिंग सिलेंडर से जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन आपने माइंड में रखने हैं। तो इसका प्रिकॉशन ये है कि सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो ये है कि प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन फ्लैट सरफेस, यानी इसकी जो बॉटम सरफेस है मेजरिंग सिलेंडर की वो फ्लैट सरफेस के ऊपर रखनी है। दूसरा ये है कि टेकिंग रीडिंग एट आई लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मिनिकस। अब देखें यहाँ देखें कि ये मिनिस्कस क्या है। तो मिनिस्कस हम बेसिकली कहते हैं कि यहाँ जब अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि मैं किसको मिनिस्कस कह रहा हूँ। देखें कि ये वाटर लेवल कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा ही कुछ एग्जैजरेशन का काम लेते हुए ना इसको ज़्यादा कर दिया है। ये देखें यहाँ भी आप, ये ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो रीडिंग आपने कहाँ लेनी है, ये अप सरफेस से यहां से लेनी है या डाउन सरफेस से लेनी है, यहां से लेनी है। तो ये कह रहा है कि यहां से रीडिंग लेनी है या यहां से। ये देखें थोड़ी सी कर्व बन रही है ना, यहां भी देखें आप, थोड़ा सा वी या इस तरह आप कॉनकेव, जिस तरह मिरर होता है इस तरह की शेप बन रही है। तो देखें कि इसमें जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि आपने इस मिनिस्कस के बॉटम से आपने रीडिंग लेनी, यहां से बॉटम, इसके बॉटम से रीडिंग लेनी है, टॉप सरफेस से रीडिंग नहीं लेनी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंश्योर देयर इज नो एयर बबल अटैच टू द ऑब्जेक्ट। बबल इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई एयर बबल ना हो, यानी अगर एयर बबल हुए तो उन्होंने वॉल्यूम को पाई कर लेना है, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम एग्जैक्ट जो है वो मेजर नहीं होगा। तो एयर बबल नहीं होने चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिकॉशंस हैं। तो इसको भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि एक फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, और दूसरा हमने बॉटम ऑफ द मिनिस्कस से रीडिंग लेनी है, और तीसरा क्या करना है, हमने एयर बबल्स फॉर्म ना हो तब हमने रीडिंग्स लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि है कि व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के अंदर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को का क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि अभी हम एक एग्जांपल ली थी हमने, कि कंसीडर करें कि हमारे पास एक वेइंग बैलेंस मशीन है, और इस वेइंग बैलेंस मशीन की मदद से हम किसी बॉडी का मास मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखें कि इस मशीन में जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो आप कंसीडर करें कि वो 10 केजी का है, ठीक है। कितना है, 10 केजी का लीस्ट काउंट है, यानी 10 किलो के अब पत्थर हैं हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने एक तरफ रखना है। तो यहाँ हम 10 केजी रख सकते हैं, 20 केजी रख सकते हैं, फिर 30 केजी रख सकते हैं, यानी इतना मैस हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। राइट साइड पर जो हमारे पास मैस है वो हम यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको हमने मेजर करना है। अब जब हम इसकी मेजरमेंट करवाते हैं तो जब हम 20 केजी यहाँ रखते हैं तो ये नीचे डाउनवर्ड चला जाता है। तो इसका मतलब है 20 केजी से ज्यादा है। और अगर हम यहाँ जो है वो 30 किलो जो है वो यहाँ मैस रखते हैं तो ये हिस्सा जो है वो डाउनवर्ड चला जाता है। इसका मतलब है कि 30 से कम है। अब जो मेजर करने वाला है वो खुद से आपको बताएगा कि मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि ये जो मैस है वो कितना है, वो बताएगा कि यार ये जो मैस है ना वो 27.5 किलोग्राम है। उसने खुद कह दिया कि 27.5 किलो है। लेकिन देखें ये 27.5 किलो है, 27.5 केजी है। तो देखें कि अब इसमें ये हमारे पास एक रीडिंग आ गई कि अब लीस्ट काउंट तो हमारे पास कितना था, लीस्ट काउंट तो हमारे पास 10 केजी का था। या तो वो हमें 20 बता सकता था या 30 बता सकता था, लेकिन उसने खुद हमें कह दिया कि भाई 27.5 केजी है, क्योंकि जब वो 20 रख रहा था तो ये हिस्सा जो है वो नीचे चला जा रहा था राइट साइड, और जब वो 30 रख रहा था तो ये लेफ्ट साइड जो है वो नीचे जा रही थी। तो देखिए कि अब इसमें कौन से डिजिट जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये जो पहला डिजिट है ना ये कंफर्म है, यानी इतनी बात कंफर्म है हमें भी कि 2 से ज्यादा ही होगा, यानी 20 से ज्यादा ही होगा। ये जो प्लेस है ना इसकी, ये इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन इस डिजिट में हमें डाउट है, ये डाउटफुल डिजिट है। ये क्या है, डाउट है, इसमें डाउट है, ठीक हो गया। पहला डिजिट बिल्कुल एक्यूरेट है, ये जो डिजिट है वो क्या है, एक्यूरेट है।
और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास डाउट है, डाउटफुल डिजिट है। अब तीसरा ये भी डाउटफुल डिजिट है, ये भी हमें कंफर्म नहीं है, ये भी डाउटफुल डिजिट है। लेकिन अगर हम किसी को बताएं, बजाय इसके कि हम इसके साथ जो है वो आगे और कुछ लिख दें, 27.52 लिख दें कि इतने केजी मैस है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक एक्यूरेट लेंगे और एक डाउटफुल डिजिट लेंगे, और इस तरह से हम उसको सिंपल रीडिंग जो है वो दे देंगे, यानी 27 केजी मैस है इसका। हमने इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना, 27.52 नहीं लिखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास डिजिट है ये सिग्निफिकेंट है, एक एक्यूरेट डिजिट है और एक डाउटफुल डिजिट है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि अपनी मेजरमेंट्स को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाया, यानी किसी को समझाने के लिए कि ये डिजिट जस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैथ है वो इसके राउंड अबाउट होगा या इतना ही होगा। तो बेसिकली हमारी ये हेल्प कैसे कर रहे हैं, अब हम इसको लिखते हैं और लिखकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये मुझे रिमूव करने दें। आई होप आप इसको समझ गए हैं कि एक हमारे पास जो है वो एक्यूरेट डिजिट होता है सिग्निफिकेंट डिजिट में। एक्यूरेट डिजिट मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन डाउटफुल एक डिजिट होगा और एक्यूरेट जितने मर्जी डिजिट होंगे, जब ये मिलेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट बना देंगे। अब इसका आंसर अगर हम लिखें तो हम ये लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट इंडिकेट्स द प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी ये मेजरमेंट्स की प्रिसीजन बता रहा है और रिलायबिलिटी बता रहा है। They help avoiding misleading result by ensuring that the only meaningful digits are reported in calculation and measurement। यानी meaningful digits ही हम अगले बंदे को बताएं, बजाय इसके कि सारे के सारा जो है वो कैलकुलेशन बता दें कि इसकी क्या कैलकुलेशन है। तो meaningful digit अगले को बताएं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि बहुत बड़े बड़े डिजिट हम लिखकर किसी को कन्वे कर दें। तो इस वजह से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन रैंडम एरर बी रिड्यूस। अब रैंडम एरर कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके जो रीजन होते हैं वो अननोन होते हैं, यानी रीजन हमें नहीं पता कि रैंडम एरर किस वजह से होता है। इसके रीजन एयर भी हो सकती है, विंड स्पीड भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है। तो डिफरेंट ये एस्पेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली रैंडम एरर की जो है वो की वजह बनते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्ट किस वजह से रैंडम एरर काज हो रहा है। तो हमें फिर इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम बार बार मेजरमेंट्स लें और देन फिर उसकी एवरेज ले लें, देन हम इसको जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां लिखा है कि रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज। दिस मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंटल वेरिएशन एंड इंप्रूव्स द reliability of the result. Next we have question number 12 which is differentiate between precision and accuracy। although कि हम इसको पहले भी समझ कर आए हैं कि precision हम किसे कहते हैं या accuracy किसे कहते हैं, लेकिन हम इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ देखें, ये हम बिल्कुल ऐसे ही समझ कर आए हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मैथ मेजर करना है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिसका मैथ मेजर करते हैं। अब एग्जैक्ट मैथ जो है इसका वो 17 केजी है। तो ये जो स्टूडेंट हैं वो बताती हैं कि इसका जो मैथ है वो 16.5 है, ये जो है वो 16.4 बताते हैं और ये 17.2 बताते हैं। असल में 17 है। तो अब एक्यूरेसी किसे कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे कि यहां हम देखेंगे कि किस बच्चे की रीडिंग एक्यूरेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है। तो देखें आप इन तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा क्लोज है, तो इस बच्चे की वैल्यू जो है, रीडिंग्स जो है वो ज्यादा क्लोज है, तो इसकी ज्यादा एक्यूरेट है। कि हाउ वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, इसको हम बेसिकली कहते हैं एक्यूरेसी। जितना एक मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू की जितना नजदीक होगी वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगी। लेकिन यहां देखें इनकी थोड़ी सी दूर है रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू से, तो ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अब अगर हम प्रिसीजन की तरफ जाएं तो प्रिसीजन यही होता है कि रीडिंग आपस में कितना क्लोज है। अब इन दो बच्चों की रीडिंग जो है वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, तो रीडिंग का आपस में क्लोज होना ये प्रिसीजन है, और रीडिंग का ट्रू वैल्यू से क्लोज होना ये एक्यूरेसी है। तो यहां यही लिखा है पहला डिफरेंस कि प्रिसीजन टेल हाउ वैल्यू मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर एंड एक्यूरेसी टेल्स हाउ वैल्यू मेजरमेंट क्लोज विद द एक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रिसीजन किस पर डिपेंड करती है, तो प्रिसीजन डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और टेक्निक के ऊपर यूज टू मेक द मेजरमेंट, जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी मेजरमेंट को लेने के लिए। जबकि एक्यूरेसी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। ये अभी हमने एग्जांपल देखी, ये बार बार एग्जांपल रिपीट हो रही है। देखें कि इस फिजिकल वेइंग बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है
वो है 5 kg, यानी कम से कम ये 5 kg मेजर कर सकता है, जिसकी वजह से या तो ये हमें 10 kg बताएगा किसी का मैथ्स, या 15 kg बताएगा, दरमियान का नंबर नहीं बता सकता। और इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 kg है, तो ये 12 kg भी बता सकता है, 12.5 kg भी बता सकता है, 13 kg भी बता सकता है, तो इसका लीस्ट काउंट कम है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे रही है डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन। तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। तो यहाँ यही लिखा है कि एन इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉलर लीस्ट काउंट जनरली गिव द मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तीसरी बात यह है कि प्रिसीजन इज अफेक्टेड बाय द रैंडम एरर। प्रिसीजन जो है वो मुतासिर होता है रैंडम एरर से। अगर आपका बार बार रैंडम एरर से क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, तो प्रिसीजन उनसे इफेक्ट होती है। अगर रैंडम एरर आ रहा है तो प्रिसाइज नहीं होगी। इसी तरह से कोई वैल्यू एक्यूरेट तब नहीं होगी जब सिस्टमैटिक एरर आ रहा होगा। यानी लेट्स सपोज आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है या आपको प्रॉपर से मेजरमेंट करना नहीं आती, तो इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी इफेक्ट होगी, इससे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। तो रैंडम एरर से प्रिसाइज वैल्यू नहीं आती और सिस्टमैटिक एरर से एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए कि साइंटिफिक नोटेशन कहते कैसे हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम बेसिकली किसी भी नंबर को 10 टू पावर यानी 10 उसके मल्टीपल ऑफ 10 में लिखते हैं। और साथ में जो दूसरी इसकी रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने लगाना है। अब देखें कि जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है इस नंबर के, तो इसके डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं लिखा। तो अगर डेसिमल पॉइंट कहीं भी ना लिखा हो तो ये हम कंसिडर करते हैं कि बिल्कुल लास्ट में है, यानी इसका डेसिमल पॉइंट 4 के बाद है। तो इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएं पहले डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पहले डिजिट के बाद अगर हम मूव करवाएं यहां से 1 2 3 डिजिट ये मूव होगा, यानी 1.234 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 मीटर हो जाएगा। यहां देखें ये जस्ट डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवा कर ले गए। अब आगे देखें, अगर राइट साइड से जाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो जो आपका मल्टीपल्स की पावर है वो प्लस में होगी, लेकिन लेफ्ट से जब राइट की तरफ आएंगे तो जो इसका एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। अब यहां से मूव करवाएं 1 2 3 और 4, यानी 2.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से मूव करके आ रहा है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, 2 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लाना है। अब इसमें मूव करवाएं तो इसमें दो स्टेप्स होंगे। एक स्टेप में यहां से हम मूव करवाते हैं 1 2, 2 डिजिट जस्ट ये मूव होगा तो 10 टू पावर 2 आ जाएगा। यहां देखिए ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट मूव हुआ लेफ्ट साइड पर, तो 10 टू पावर 2। अब यहाँ 10 टू पावर 5, तो दोनों की बेसिस सेम है, तो आप दोनों की पावर्स को ऐड कर दें। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4.693 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखें इसमें ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, यहाँ से मूव करवाएं 1 2 और 3, 9.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 हो जाएगा। अगेन यहाँ 10 टू पावर 7 एज इट इज लिखा है। अब यहाँ दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -3 + 7 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखें, अब हमने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग मेजरमेंट्स को यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की मदद से अब हमने इनको एक्सप्रेस करना है। देखें यहाँ डेसिमल पॉइंट अगर हम मूव करवाएं इस डिजिट के पास 2 के बाद, तो यहाँ क्या आएगा देखिएगा, जब हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो ये 1 डिजिट मूव कराएगा तो 10 टू पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 10 टू पावर -10। दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दें आप, पावर जब ऐड करेंगे तो 10 टू पावर -9 आ जाएगा। अब 10 टू पावर -9 का जो प्रीफिक्स होता है ये होता है नैनो, यानी इसको हम रिप्लेस करेंगे विद नैनो से, n लिखा जाता है। अब आगे देखें यहाँ इसका मूव करवाएं, अगर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4, ये -4 है, आगे 10 टू पावर -2 एज इट इज। अब दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, -4 -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और 10 टू पावर -6 का जो प्रीफिक्स है वो है माइक्रो, तो 2.3 इंटू माइक्रो सेकंड आ गया। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो कि है कि इफ अ बॉय हैज अ एज ऑफ 15 ईयर 2 मंथ एंड 10 डेज कन्वर्ट अ सेकंड। इसको सेकंड में लेकर जाना है। देखें सेकंड में कैसे लेकर जाएंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया। अब देखें कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ 15 ईयर है तो ईयर को हम रिप्लेस करेंगे विद 12
मंथ से। तो ईयर की जगह हमने क्या लिख दिया 12 इंटू मंथ, और आगे मंथ है तो हमने ऐड कर दिया इसमें 2 मंथ। इसको अगर आप ऐड कर दें नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके, तो 2 मंथ को इसमें ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा 182 मंथ, और साथ में डेज आ जाएगा। अब मंथ को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो यहाँ मंथ को हम रिप्लेस करेंगे 30 डेज से। तो जब हम मंथ को रिप्लेस करेंगे तो 182 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेज आ जाएगा, प्लस हो जाएगा लास्ट में 10 डेज। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया, 10 ऐड करते हैं तो 5470 हो जाएगा। तो ये 5470 डेज आ गया। लेकिन अभी हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। अब डेज को हम रिप्लेस करेंगे 24 आवर से, तो 24 से आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इतना बड़ा नंबर आएगा। अब 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो इस आवर को रिप्लेस करके 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका बी और सी पार्ट भी है। बी पार्ट में हमने मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है, और सी में हमने मेगा सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखें ये सेकंड में हमारे पास आ गया है ऑलरेडी आंसर, ये हमने लिखा है जो अभी हमने लास्ट देखा था। लेकिन इसी को अभी हम मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और किस में कन्वर्ट करेंगे मेगा सेकंड में। तो बड़ा आसान तरीका है। मिली किसे कहते हैं? मिली जो होता है वो 10⁻³ होता है। तो 10⁻³ से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, और 10⁻³ से आप इसको डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो यहां देखें कि ये हमारे पास सेकंड में था, ये वही डाटा है सेकंड में। तो 10⁻³ को हमने मल्टीप्लाई भी किया और -3 से डिवाइड भी किया इस सारे नंबर को। अब आपके माइंड में है कि 10⁻³ से क्यों किया भाई? मिली में लेकर जाना था। जिस प्रीफिक्स में लेकर जाना है उस प्रीफिक्स के मल्टीपल से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब ऊपर जो होगा 10⁻³ उसको तो आप मिली में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जो नीचे होगा 10⁻³ इसको आप प्लस करने के लिए ऊपर ले आएंगे। जब ऊपर ले आएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा। -3 है ना, जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे, अभी डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेकर आएंगे तो ये +3 हो जाएगा। मिली सेकंड एज इट इज लिखा जाएगा, यानी 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरो और इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब देखें ये नंबर है और इसी नंबर के साथ हमने इसको मेगा में लेकर जाना है। तो मेगा किसे कहते हैं? मेगा कहते हैं हम 10⁻6 को। तो 10⁻6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर जो 10⁻6 है इसको आप कैपिटल M मेगा से रिप्लेस कर दें, और नीचे जो 10⁻6 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 लाख। तो 1 लाख से आप इसको डिवाइड कर दें सारे नंबर को, तो आपके पास जो आंसर आएगा 472.608 मेगा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर के अंदर कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे 25 माइक्रोमीटर्स को। अब माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो ये देखें, ये जिसको हम म्यू भी कहते हैं, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। 7 मीटर लिखा, हमने इसको किलोमीटर में लेकर जाना है। तो किलोमीटर में लाने के लिए किलोमीटर किसका प्रीफिक्स होता है? 10⁻³ का। तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, ये आपने जस्ट इसको इसका माइनस यूटिलाइज किया है। यहाँ ये डेसिमल पॉइंट यहाँ इधर है, एंड पर है, नहीं है तो हम एंड पर कंसीडर करते हैं, और ये मूव करेगा लेफ्ट साइड पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो आगे ये 0 आ जाएंगे। डेसिमल पॉइंट मूव करवाया। अब हमने किस में लेकर जाना है? किलो में। तो किलो का क्या मतलब है कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें जिसमें लेकर जाना है। अब ऊपर जो 10⁻³ है उसकी जगह तो आप के लिख दें, लेकिन नीचे जो है उससे आप फर्दर इसको डिवाइड कर देंगे। जब फर्दर आप डिवाइड करेंगे 1000 से इस सारे नंबर को, तो आपके पास कैलकुलेटर में करना है, आपने जस्ट देखना है। कैलकुलेटर की मदद से आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद से करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप करें कि 25 माइक्रोमीटर्स को आप ले जाएं नैनोमीटर्स में। हाउ मेनी नैनोमीटर्स इन 25 माइक्रोमीटर। अब नैनोमीटर्स के अंदर इसको लेकर जाएं और मुझे बताएं। यहां तक जस्ट आप लोगों ने सेम करना है यहां तक। इसके बाद आप क्या करेंगे कि नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो -9 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं आप लोग से, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है कि व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर 20। देखें, यहां देखें कि ये वर्नियर कैलिपर है और इसकी ये मेन स्केल इसको हम कहते हैं। मेन स्केल के ऊपर कम से कम रीडिंग कितनी है? 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी लाइंस हैं? 20 हैं। तो ये उसने बताया है कि 1 मिलीमीटर है, स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर,
और नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल के ऊपर में वो 20। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो तभी आप लीस्ट काउंट का पता लगाते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा जो कि 0.05 mm आएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है कि स्क्रू गेज का हमने बताना है व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर। यानी जो इसका मेन स्केल है उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.5 mm है। तो देखें ये इसका मेन स्केल है, ये वाला, ये इसका मेन स्केल इसको कहते हैं और ये सर्कुलर स्केल इसको कहते हैं। तो मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो यही इसकी पिच होती है। जो मेन स्केल रीडिंग होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, पिच का नाम देते हैं। और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स हैं यहाँ वो 50 हैं। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है इसका लीस्ट काउंट। तो यहाँ देखें पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो ये आया 0.01 mm। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। वो ये है कि लुक एट द मेजरमेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर और व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। अब आपने यहाँ मेन स्केल रीडिंग बतानी है। तो मेन स्केल देखें कि ये थोड़ा सा ना मिस प्रिंट है मेरे लिहाज से, कि इतनी बिल्कुल रीडिंग जो है वो क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ सही से पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन देखें यहाँ मेन स्केल रीडिंग हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कितनी लाइंस वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ चुकी हैं। तो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आई गेस ये 2 होगा यहाँ कहीं, और ये 2.5 है। 2.5 जो है वो सेंटीमीटर पहले हो चुका है। यानी अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 25 मिलीमीटर जो है वो मेन स्केल रीडिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो 25 मिलीमीटर है, क्योंकि यहाँ लाइंस अगर आप गिन कर आए तो ये 2 सेंटीमीटर और यू कैन से 20 मिलीमीटर। फिर अगर आप देखें तो ये 5 वाला है बीच में, तो 25 मिलीमीटर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इट्स कॉइन साइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। कॉइंसाइड कौन सी कर रही है, तो कॉइंसाइड कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ बिल्कुल कॉइंसाइड कर रही है। आप देखें यहाँ देखें स्क्रीन के ऊपर आपको कौन सी नजर आ रही है। वैसे मेरे ख्याल में जो है वो यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्लोज टू है वो अब बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। मेरे ख्याल में 8th लाइन, ये देखें ये है 9, 10, 8 लाइन को इसने कहा है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है। तो बहरहाल हम कह देते हैं कि 8 लाइन, लेट्स सपोज 8 लाइन है। ये जब क्लियर होगी तो आप देख लेना कि कौन सी लाइन जो है वो वर्नियर स्केल की किसी भी लाइन के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रही है। कैलकुलेट द टोटल रीडिंग। अब टोटल रीडिंग क्या करनी है, तो 8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट से। तो 8 को जब हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंसीडर करें कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.1 mm है। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 mm आ जाएगा। अब ये जो 0.8 mm आया इसको 25 के अंदर ऐड कर देंगे मेन स्केल रीडिंग के अंदर, तो 25.8 मिलीमीटर हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। Now we have a last question। वो ये है कि look at the figure of the screw gauge and let a small steel ball is placed between its thimble and anvil, then what is the main scale reading। अब मेन स्केल की रीडिंग आपने बतानी है। तो डेफिनेटली ये मेन स्केल है, तो इसमें आपने देखनी है कि कितनी लाइन गुजर चुकी हैं। ये 6 लिखा है, आगे 5 नजर आ रही है, तो 6.5 लाइन जो है वो मेन स्केल की रीडिंग है। ये हमने कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। 45 के बाद आगे क्या होगा 46 लाइन जो है वो इस मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो आपने लिख देना है कि 46। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। टोटल डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे विच इज 6.5, अगेन सर्कुलर स्केल 46। अब लीस्ट काउंट लिखा तो सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.46 आ जाता है। इसको आपने मेन स्केल रीडिंग के अंदर ऐड कर देना है तो 6.96 इसकी एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 एक्सरसाइज। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह मैं लाजमी तौर पर उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें इंशाल्लाह आपका यूनिट 2 जो है वो कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।